हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन मैथ्स क्लास। बेटा लास्ट क्लास में अपन ने स्टार्ट किया था परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में हमने आपको सबसे पहले बताया था फैक्टोरियल क्या चीज है। फैक्टोरियल के बाद हमने आपको दो प्रिंसिपल दिए थे, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के। क्लियर। फिर आपको मैंने कल 7.1 एक्सरसाइज के बारे में समझाया था। आप सबने 7.1 एक्सरसाइज करी भी होगी। सिर्फ काउंटिंग का खेल है वहां पर। कुछ नंबर्स दे रखे थे, उसमें कितने डिजिट का आपको नंबर, कुछ डिजिट्स दे रखी थी, उनमें से नंबर्स आपको बनाने थे 3 डिजिट का, 4 डिजिट का, 2 डिजिट का। कैसे आपने देखा, दो कंडीशंस थी वहां, रिपीटिशन अलाउड था या रिपीटिशन नॉट अलाउड था। क्लियर। तो आपने देखा कि किस तरह से उन क्वेश्चंस को किया जा रहा था। आज उन्हीं क्वेश्चंस को अगर अपन देखें तो जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपके लिए, आपकी बुक का क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3। तो थर्ड क्वेश्चन में उन्होंने लिखा है कि हाउ मेनी 4 लेटर्स कोड कैन वी फॉर्म यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर्स कैन बी रिपीटेड। क्लियर। तो क्वेश्चन वाले ने कहा है कि जो फर्स्ट 10 अल्फाबेट है अंग्रेजी के, उनसे 4 लेटर्स का एक कोड तैयार करना है। क्लियर। और जबकि एक लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए, यानी रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो टोटल लेटर्स हैं कितने आपके पास? कौन सा क्वेश्चन है बेटा ये? 7.1 का थर्ड क्वेश्चन। तो टोटल लेटर्स कितने हैं आपके पास? इज इक्वल टू 10 अल्फाबेट हो गए। इनमें से कोड कितने अल्फाबेट का बनाना है? 4 लेटर्स का। ठीक है। कोड फॉर्म ऑफ 4 लेटर्स। क्लियर। तो अब 4 लेटर का जब कोड बनाएंगे आप, तो इन 4 प्लेसेस को फिल करोगे। क्लियर। अब इन 4 प्लेसेस को जब फिल करेंगे, जबकि रिपीटिशन नॉट अलाउड है, ब्रैकेट में यहां लिख देंगे रिपीटिशन नॉट अलाउड। क्लियर। तो यहां पर आप देखोगे कि इन 4 प्लेसेस को फिल करना है इन 10 लेटर्स के द्वारा। ठीक है। तो इस फर्स्ट प्लेस को फिल करने के कितने वेज हो जाएंगे बेटा? 10। ओके। इसको फिल करने के 10 वेज। अब एक यहां बिजी हो गया, रिपीट नहीं हो सकता, तो इसको फिल करने के 9 वेज, इसको फिल करने के 8 वेज, और इसको फिल करने के 7 वेज। ओके। तो नंबर ऑफ कोड्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ, डायरेक्ट लिख दोगे यूं ही, नंबर ऑफ कोड फॉर्म्ड बाय 10 लेटर्स इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन का जो प्रिंसिपल था उसका यूज करेंगे। क्यों करेंगे मल्टीप्लीकेशन का प्रिंसिपल? बेटा ये 3 प्लेसेस को फिल करना, अर्थात इन 4 प्लेसेस को फिल करना, अर्थात इन 4 इवेंट्स का अकर होना। कि 4 इवेंट्स एक साथ अकर होंगे तभी तो कोड तैयार होगा। तो इसका मतलब जहां एंड आ जाए इसको फिल करना, एंड इसको फिल करना, एंड इसको, एंड इसको, यानी चारों एक साथ अकर हो रहे हैं, तो वहां मल्टीप्लीकेशन का प्रिंसिपल यूज होता है। क्या हो जाएगा बेटा? 7 × 8 × 9 × 10। देख लेंगे कितना आंसर आ रहा है। ओके। तो इस तरह से क्वेश्चन को कल आपको बताया था मैंने। फिर एक क्वेश्चन जैसे ये है, ये भी देख लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9। ओके। इफ ईच नंबर स्टार्ट विद 6 7 एंड नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस। यानी क्वेश्चन वाले ने हमसे ये कहा है कि 0 to 9 की जो 10 डिजिट्स है, 0 to 9 कितने डिजिट हो गए? 10। तो उन 10 डिजिट्स के द्वारा 5 डिजिट का एक टेलीफोन नंबर बनाना है, और उस टेलीफोन नंबर की स्टार्टिंग जो है वो 6 7 से होनी चाहिए। तो इस तरह के कितने टेलीफोन नंबर्स बन सकते हैं? तो टोटल डिजिट अपने पास अवेलेबल कितने हैं? ठीक है। डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 इज इक्वल टू 10। क्लियर। टेलीफोन नंबर्स में कितने डिजिट होंगे? डिजिट्स इन टेलीफोन नंबर, रिक्वायर्ड डिजिट्स in a telephone number is equals to 5 starting with 6 7.
स्टार्टिंग विद 6 7। ओके, तो 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर आपको तैयार करना है, अर्थात इन 5 प्लेसेस को फिल करना है। और जो शुरुआत कहां से होगी, 6 और 7, यानी फर्स्ट 2 प्लेस तो फिक्स हो गए, यानी इसको फिल करने का तरीका केवल एक है, इसको फिल करने का वे केवल एक है। अब बचे ये 3 प्लेसेस, तो इन 3 प्लेसेस को, जबकि रिपीटिशन नॉट अलाउड लिखा है उसने भी यहां पर कि नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस, यानी रिपीटिशन नॉट अलाउड, यहीं लिख देंगे रिपीटिशन नॉट अलाउड। क्लियर? तो यहां पर अपने पास 2 नंबर तो इंगेज हो गए, बिजी हो गए यहां से, तो 10 में से 2 नंबर अगर निकल गए तो कितने बचे अपने पास, 8। तो 8 में से कोई एक यहां आएगा, तो इसको फिल करने के वेज कितने हो गए, 8, इसको फिल करने का वेज 7, और इसको फिल करने का वेज 6, और इसको अगर अपन देखें तो इसको भी फिल करने का वे 1 ओनली 6 के द्वारा, और इसको फिल करने का वे 1 ओनली 7 के द्वारा। तो रिक्वायर्ड टेलीफोन नंबर्स कितने हो जाएंगे, रिक्वायर्ड टेलीफोन नंबर इज इक्वल टू, इन सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 इंटू 1, इसका तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं है, इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चन कल अपन ने किए थे। और एक क्वेश्चन और है यहां पर, जैसे 5, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन 5 क्या है बेटा, इन्होंने इसमें कहा हुआ है कि अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, एक कॉइन को 3 टाइम टॉस किया गया, एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, और आउटकम को आपने देख लिया क्या क्या आ रहा है, यानी कॉइन को 3 बार टॉस किया और आपने देखा कि क्या रिजल्ट आया, हेड आया या टेल आया। ओके, आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर, तो कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे। तो आप जानते हैं कि जब फर्स्ट टाइम टॉस करते हैं तो टोटल आउटकम्स कितने आएंगे, 2। नंबर ऑफ, बिकॉज number of outcomes if a coin tossed 1 time is equals to 2, ब्रैकेट में लिख देंगे हेड या टेल। क्लियर? तो टोटल आउटकम कितने होंगे, जब एक बार टॉस किया जाता है तो 2, उसी तरह से सेकंड टाइम भी आउटकम्स 2 ही होंगे, और थर्ड टाइम भी टॉस करेंगे तो आउटकम्स 2 ही होंगे। सिमिलरली सेकंड एंड थर्ड टाइम्स आउटकम्स इज इक्वल टू 2। क्लियर? तो सेकंड और थर्ड टाइम भी 2 आउटकम्स आएंगे, तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, देन टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2। मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि आप जानते हैं फर्स्ट टाइम टॉस किया, सेकंड टाइम टॉस करना, थर्ड टाइम टॉस करना, तो फर्स्ट टाइम के रिजल्ट और सेकंड टाइम के रिजल्ट, थर्ड टाइम के रिजल्ट 2 2 2 2 तो दिख ही रहे हैं ना। तो यहां पर फर्स्ट टाइम टॉस करना, एंड सेकंड टाइम टॉस करना, एंड थर्ड टाइम टॉस करना, तो यहां पर एंड बीच में आ रहा है। और ये भी बता दूं, मैंने आपसे कहा था कि मल्टीप्लिकेशन का जो प्रिंसिपल है वो तब यूज करना जब इवेंट्स के बीच में एंड आ रहा हो, या एक इवेंट दूसरे पे डिपेंड ना हो। तो आप जानते हैं फर्स्ट टाइम जब टॉस किया तो उसके रिजल्ट दूसरे को देख के थोड़ी आएंगे, या दूसरे को पहले देख के थोड़ी आएंगे, या दूसरे के रिजल्ट तीसरे को देख के थोड़ी आएंगे, यानी तीनों इवेंट्स जो है वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो जहां इंडिपेंडेंट इवेंट हो वो सारे एक साथ अकर हो सकते हैं। मैंने कहा कि एक कॉइन को 3 बार टॉस करें या 3 कॉइन एक बार टॉस कर दें, सेम बात है। क्लियर? तो टोटल आउटकम्स कितने आ जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन का प्रिंसिपल यूज करेंगे तो 8। बेटा नोट कर लीजिए फटाफट, नोट करिए तेजी से। चलिए फिर आगे चलते हैं।
बेटा इसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ ही करेंगे अपने, ठीक है, तो दूसरे मेथड से। ओके, तो अब अगला जो पॉइंट है वो परमुटेशन है बेटा। परमुटेशन क्या चीज है? एक परमुटेशन है और दूसरा है बेटा कॉम्बिनेशन, दोनों एक साथ पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशंस, ठीक है, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों एक दूसरे से रिलेट है, ये समझ लें, लेकिन थोड़ा डिफरेंस भी है। वो डिफरेंस भी यहाँ देखेंगे कि परमुटेशन में कॉम्बिनेशन में डिफरेंसेस क्या क्या हैं, बट परमुटेशन और कॉम्बिनेशन कहते किसको हैं। ओके, तब बात कर रहे थे कि परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या है और परमुटेशन कॉम्बिनेशन होता क्या क्या है, तो सुनते चलिए ध्यान से। परमुटेशंस जो है, ये जो परमुटेशन है इसको कहते हैं बेटा अरेंजमेंट। परमुटेशन अरेंजमेंट होता है और हिंदी में परमुटेशन को क्रमचय बोलते हैं, क्रमचय, और इसको बोलते हैं बेटा संचय हिंदी में, ठीक है। तो परमुटेशन का मतलब अरेंजमेंट, क्रमचय का मतलब अरेंजमेंट, और जबकि कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन, यानी चुनाव करना, चुनना, सिलेक्शन। सिलेक्शंस को क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन बोलते हैं। अब एक सेकंड, अरेंजमेंट और सिलेक्शन मतलब क्या है इनका, तो ऐसे समझ जाएंगे जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई सी ये 3 ऑब्जेक्ट है, जैसे मैंने कहा ये 3 बुक्स हैं, कोई भी ए, बी और ये सी, ये 3 बुक हैं। मैंने आपसे कहा इन 3 बुक्स में से कोई सी 2 बुक को सिलेक्ट कीजिए। 3 बुक्स में से कोई सी 2 बुक का सिलेक्शन कीजिए। एक सेकंड बेटा, तो ये जो सिलेक्शन होगा वो 2 तरह से होगा। एक तो आप देखेंगे कि सिलेक्शन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा होगा, यानी विद ऑर्डर सिलेक्शन करेंगे, और एक देखेंगे विदाउट ऑर्डर सिलेक्शन करेंगे। तो विद ऑर्डर और विदाउट ऑर्डर का मतलब क्या है? क्रम सहित और क्रम के बिना सिलेक्शन करना। तो देखते चलिए भी है क्या ये, ठीक है। चलिए, तो मैंने आपसे कहा ये 3 ऑब्जेक्ट हैं, यानी 3 बुक हैं, इन 3 बुक्स में से कोई सी 2 का सिलेक्शन करना है। टू सेलेक्ट एनी 2 बुक्स आउट ऑफ 3 बुक्स, क्लियर। तो इन 3 बुक्स में से कोई सी 2 का सिलेक्शन करना है। तो सिलेक्शन करने के मैंने क्या किया, 2 वेज होते हैं। एक तो सबसे पहले मैंने एक बुक ए को सिलेक्ट किया, फिर बुक बी को सिलेक्ट किया, क्लियर। एक तो पेयर ये आ गया 2 बुक्स का। फिर मैंने क्या किया, बी को पहले ले लिया और ए को बाद में ले लिया, ये दूसरा पेयर आ गया, यानी सिर्फ यहाँ ऑर्डर चेंज किया अपन ने, क्लियर। और ऑर्डर चेंज करते ही हमने ऐसा दिखाई देने लगा कि इनमें से 2 को चुनने के 2 प्रकार तो यही हो गए। फिर अगली बार मैंने क्या कहा बेटा, बी को लिया और सी को लिया, और नेक्स्ट टाइम ऑर्डर चेंज करके ले लिया। फिर ए को लिया, सी को नेक्स्ट टाइम ऑर्डर चेंज कर दिया, सी एंड ए, क्लियर। तो कितने टाइप्स बने? 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 टाइप बन कैसे रहे हैं? 3 में से 2 का तो सिलेक्शन कर रहे हैं, बट ऑर्डर को भी ध्यान रखा जा रहा है कि अगर ऑर्डर को आपस में बदल रहे हैं तो एक टाइप बढ़ रहा है अपना, क्लियर। यानी यहां पर ऑर्डर मैटर कर रहा है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। और एक मैंने सिलेक्शन किया इस तरह से कि पहले ए को लिया फिर बी को लिया, एक टाइप, फिर बी को लिया एंड सी को लिया, दूसरा टाइप, फिर सी को लिया और ए को लिया, ये तीसरा टाइप। अब यहां मैंने सिर्फ 3 में से 2 का सिलेक्शन किया
और ऑर्डर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जब ऑर्डर की इंपॉर्टेंस नहीं है तो चाहे ए को पहले लें चाहे बी को पहले लें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैंने कहा ये दो बुक हैं आपके पास, अब चाहे पहली बुक को पहले ले लें फिर दूसरी बुक को ले लें तो आएंगी तो दो ही। अब चाहे पहले दूसरी को पहले ले लिया जाए और पहली को बाद में ले लिया जाए तो भी रिजल्ट तो वही रहना है कि आपके पास दो ही बुक आएंगी। आप ऐसा समझ लीजिए बेटा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स 3 बुक्स हैं। मैंने आपसे कहा इन 3 में से कोई सी 2 का चुनाव कीजिए, तो आपने पहले केमिस्ट्री को लिया फिर फिजिक्स को लिया, एक सिलेक्शन हो गया। फिर आप कहते हैं नहीं मैं तो पहले फिजिक्स का लूंगा फिर केमिस्ट्री का लूंगा, तो आप रिजल्ट देखोगे, रिजल्ट तो वही होगा कि आपके पास 2 ही बुक्स आई हैं। अरे रिजल्ट में तो 2 ही बुक्स आई, चाहे पहले केमिस्ट्री ले चाहे पहले फिजिक्स को लिया जाए। यानी 2 बुक्स में से 3 बुक्स में से 2 का सिलेक्शन अगर अपन कर रहे हैं तो ऑर्डर की कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर? अब एक सेकेंड, मैंने कहा यहां पर 1 2 3 ये 3 डिजिट्स हैं। क्लियर? इन 3 डिजिट्स में से कोई से 2 डिजिट्स को सिलेक्ट करना है, कोई से 2 डिजिट को सिलेक्ट करना है। तो पहले मैंने 1 लिया फिर 2 लिया, क्या बना 12। अगली बार मैंने ऑर्डर बदल दिया, 2 पहले ले लिया 1 बाद में ले लिया, क्या हो गया? रिजल्ट बदल गया। ऑर्डर बदलते ही रिजल्ट बदल रहा है, 21 हो रहा है। जबकि बुक्स वाले इस क्वेश्चन में, बुक्स वाले मैटर में ऑर्डर का कोई रोल है ही नहीं भाई। चाहे ए बुक को पहले लिया जाए या बी बुक को पहले लिया जाए, बुक तो 2 ही आएंगी, ये रिजल्ट मिल रहा है। यहां पर हमने पहले 1 को लिया फिर 2 को लिया, अगली बार ऑर्डर बदल दिया, 2 पहले लिया 1 बाद में लिया तो रिजल्ट भी तो बदल गया ना, 12 से नंबर 21 हो गया। तो इसी तरह से अगली बार मैंने क्या किया कि पहले 2 को लिया 3 लिया 23, अब ऑर्डर चेंज किया 3 2, अगली बार 1 को लिया फिर 3 को लिया 13, ऑर्डर चेंज किया 31। क्लियर? तो आपने देखा कि यहां पर इस वाले गेम में, इस वाले प्रैक्टिकल में जब 3 डिजिट्स में से कोई से 2 डिजिट्स का सिलेक्शन कर रहे हैं तो यहां ऑर्डर की इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको देखना पड़ेगा, क्वेश्चन में जो लैंग्वेज आएगी वो तो सेम आएगी कि कुछ ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं, उन कुछ ऑब्जेक्ट्स में से सभी का या कुछ का सिलेक्शन करना है। जैसे 5 ऑब्जेक्ट्स है, मैंने कहा 5 में से 4 का सिलेक्शन कीजिए, दैट्स ऑल, इतना कहा जाएगा। सेलेक्ट एनी 4 आइटम्स आउट ऑफ 5 आइटम्स, ठीक है? तो आपसे कहा जाएगा कोई से 5 आइटम्स में से 4 आइटम्स का सिलेक्शन कीजिए। अब ये आपको देखना पड़ेगा कि सिलेक्शन करने के लिए वहां इंपॉर्टेंट जो ऑर्डर है वो इंपॉर्टेंट है या नहीं है। अगर ऑर्डर इंपॉर्टेंट है तो नंबर ऑफ सिलेक्शंस ज्यादा हो जाएंगे, और अगर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है तो नंबर ऑफ सिलेक्शन कम होंगे। क्लियर? अब ऑर्डर इंपॉर्टेंट है या नहीं है ये कैसे पता चलेगा? कोई से 2 ऑब्जेक्ट्स को उठाएंगे और उनके पहले इस तरह से लेना है फिर ऑर्डर बदल कर देख लेना है। अगर ऑर्डर बदलने पर रिजल्ट चेंज हो जाए तो आप समझ जाएंगे कि वहां ऑर्डर मैटर कर रहा है, और अगर ऑर्डर को आपस में चेंज किया रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ा तो इसका मतलब वहां ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा। क्लियर? ये बात समझ में आ गई ना? तो डिफरेंट टाइप्स के अगर कुछ ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं उनमें से कुछ का या सभी का सिलेक्शन करने के 2 वेज हो सकते हैं। एक तो वेज क्या होगा जहां ऑर्डर मैटर करे, और एक वेज क्या होगा जहां ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा। तो जहां ऑर्डर मैटर कर रहा है, बड़े ध्यान से सुनेंगे बेटा, तो जहां ऑर्डर की इंपॉर्टेंट है उसमें से प्रत्येक सिलेक्शन अरेंजमेंट या परमुटेशन कहलाता है। जहां ऑर्डर की इंपॉर्टेंट है वहां ईच सिलेक्शन या ईच अरेंजमेंट इज कॉल्ड परमुटेशन। जैसे यहां आपने देखा, मान लिया, सपोज हमने मान लिया कि ए बी सी में से 2 का सिलेक्शन करने पर ऑर्डर की इंपॉर्टेंट है, एज्यूम कर लिया हमने, मान लिया हमने, तो नंबर ऑफ परमुटेशंस या नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। और अगर ऑर्डर की इंपॉर्टेंट नहीं है तो जो नंबर ऑफ सिलेक्शंस होते हैं उसमें से ईच सिलेक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। क्लियर? ईच सिलेक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन इफ ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। क्लियर? एंड ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट देन ईच सिलेक्शन इज कॉल्ड परमुटेशंस। बात समझ में आ गई क्या? परमुटेशंस कहते हैं या अरेंजमेंट कहते हैं, एक ही बात है। ठीक है? तो ये तो क्या हो गए? सारे परमुटेशंस हो गए। कितने परमुटेशन है? 1 2 3 4 5 6 परमुटेशन हो गए। कब? जब हमने 3 में से 2 का सिलेक्शन किया। और ये क्या हो गए? कॉम्बिनेशंस। तो ये तो नंबर ऑफ, एक सेकंड बेटा, ये तो नंबर ऑफ परमुटेशन, नंबर ऑफ
परमुटेशन या अरेंजमेंट्स जो कि कितने हैं 6। तो यहां देखेंगे ये नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस है, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस जो कि कितने आ रहे हैं 3। क्लियर? कब? जब 3 में से 2 का सिलेक्शन किया जा रहा है। तो बात तो समझ में आनी चाहिए थोड़ी बहुत कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में सिलेक्शन तो होना है, ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन तो होना है, लेकिन विद ऑर्डर अगर सिलेक्शन हो रहा है तो परमुटेशन, विदाउट ऑर्डर हो रहा है तो कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो यहां लिख लेंगे परमुटेशन का मतलब है बेटा सिलेक्शन विद ऑर्डर, सिलेक्शन विद ऑर्डर, और कॉम्बिनेशन का मतलब भी सिलेक्शन बट विदाउट ऑर्डर, सिलेक्शन विदाउट ऑर्डर। क्लियर? यहां ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। नाम नहीं पता चल रहा है सिलेक्शन विद ऑर्डर का मतलब ऑर्डर की इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, जबकि ऑर्डर नॉट इंपॉर्टेंट। क्लियर? फिर यहां पर जो सिलेक्शन आपने किया विद ऑर्डर, उसमें से ईच सिलेक्शन परमुटेशन कहलाता है, ईच सिलेक्शन इज कॉल्ड परमुटेशन। क्लियर? कब? जब विद ऑर्डर सिलेक्शन हो रहा हो। यहां पर ईच सिलेक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। यहीं से समझ जाएंगे, लैंग्वेज जो डेफिनेशन है वो यूं हिस्ट्री जैसे याद नहीं करें, पॉइंट्स के द्वारा समझना है। सिलेक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। क्लियर? ये बात समझ में आ गई क्या? तो अरेंजमेंट यानी परमुटेशन में ऑर्डर का इंपॉर्टेंट है, मतलब तो वहां पर भी वही है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स में से कुछ का सिलेक्शन करना है बट ऑर्डर सहित करना है। अब ऑर्डर सहित करना या नहीं करना ये आपको देखना पड़ेगा कि अगर ऑर्डर मैटर कर रहा है तो परमुटेशंस होंगे वो, यानी ऑर्डर सहित सिलेक्शन करेंगे, और ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा तो विदाउट ऑर्डर सिलेक्शन होगा, वो कॉम्बिनेशन कहलाएगा। क्लियर? चलिए एक बार ये लिख लीजिए पूरा, फिर आगे चलेंगे। फटाफट से लिख लीजिए बेटा, फिर देखना। चलिए अब इसी में ही देखते चले, अरेंजमेंट में संकेत क्या है इसका, नोटेशन क्या है। तो नोटेशन ऑफ परमुटेशन, नोटेशन ऑफ परमुटेशन या संकेतन ऑफ क्रमचय। क्रमचय बेटा जैसे नाम से हिंदी में भी समझ लें एक बार, क्रम प्लस चयन यानी क्रम युक्त चयन, क्रम प्लस चयन यानी क्रम युक्त चयन, यानी यहां तो क्रम का महत्व है जबकि यहां क्रम का महत्व नहीं है। क्लियर? चलिए, तो नोटेशन ऑफ परमुटेशन का मतलब संकेतन, संकेतन यानी संकेत यानी नोटेशन यानी डिनोट किससे करेंगे परमुटेशन को। तो ध्यान से सुनेंगे कि अगर जैसे मैंने अभी अभी कहा 3 ऑब्जेक्ट यानी 3 बुक में से 2 का सिलेक्शन, तो 3 टोटल ऑब्जेक्ट हुए, सिलेक्ट कितने किए जा रहे हैं उसमें से 2। तो उसी तरह से यहां पर कि लेट टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आइटम या नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकती हैं, इज इक्वल टू n। अब इन n ऑब्जेक्ट्स में से एक समय, और n वो भी कैसे, डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट टाइप, सारे अलग अलग। अब उनमें से कुछ का सिलेक्शन करना है या सभी का करना है, तो यहां पर लिखेंगे टेकन आर ऑब्जेक्ट्स
taken R objects out of n objects at one time is denoted by NPR। तो NPR P परमुटेशन से लिया गया है, तो NPR का मतलब है N में से R का सिलेक्शन करना, N में से R को सिलेक्ट करना, N में से R को अरेंज करना। अरेंजमेंट की परमुटेशन है, तो NPR को फिर लिख दे रहा हूं मैं कि NPR N में से R को सिलेक्ट करना, यानी N में से R को सिलेक्ट करने पर क्रमचयों की संख्या या नंबर ऑफ परमुटेशंस। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? NPR का मतलब हो गया नंबर ऑफ परमुटेशंस या अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ परमुटेशंस या अरेंजमेंट टेकन आर आउट ऑफ and different type objects। क्लियर? तो n में से r को सिलेक्ट करने के कितने टाइप्स, n में से r को सिलेक्ट करने का मतलब NPR। अब इस NPR का एक फॉर्मूला है बेटा, वो याद रखोगे, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। तो जैसे अभी अभी आपने देखा था कि 3 में से 2 का सिलेक्ट किया, 3 में से 2 को सिलेक्ट किया, तो नंबर ऑफ परमुटेशन, मैंने क्या किया, ईच सिलेक्शन इज कॉल्ड परमुटेशन। तो जो नंबर ऑफ परमुटेशंस आए थे वो 6 आए थे। प्रैक्टिकल द्वारा आपने देखा एक एक को ले लेकर के, लेकिन अब हर बार तो प्रैक्टिकल नहीं करेंगे जब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बहुत सारे होंगे। मैंने कहा 100 में से 3 का सिलेक्शन कीजिए, तो थोड़ी अब आप उस समय अलग अलग लगा के देखोगे, लेंथी मामला बन जाएगा। तो उस समय इस फॉर्मूले द्वारा ही करना है। तो मैंने यहां पर जैसे देखा कि 3 में से 2 का सिलेक्शन करना है, तो 3p2 हो जाएगा। 3p2 का मतलब नंबर ऑफ परमुटेशंस टेकन 2 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 3 ऑब्जेक्ट। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करिए, तो फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस 2, यही होगा ना, फैक्टोरियल 3 और 3 माइनस 2 का मतलब बेटा फैक्टोरियल 1, और फैक्टोरियल 1 का मतलब 1। तो आंसर आ जाएगा बेटा फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल 3 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी 3 2 जा 6। ये बात समझ में आ गई क्या? और वहां भी आपने देखा प्रैक्टिकली 6 ही आ रहा था। क्लियर? ऐसी एक और देख ले, जैसे मैंने लिखा 6p5, 6 में से 5 का सिलेक्शन करना। ओके, तो क्या आ जाएगा? विद ऑर्डर, p आ गया, इसका मतलब विद ऑर्डर तो हो ही रहा है, तो इसका मतलब हो जाएगा फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 5, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। क्या मिलेगा? फैक्टोरियल 6 को तो यूं ही रहने दीजिए, अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 5 1, तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल 6, यानी 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। क्लियर? मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ऐसी आपसे कहा जाए बेटा 6 में से किसी एक ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन कीजिए, तो क्या 6p1 किसी एक का, तो ये फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 1, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 5। तो फैक्टोरियल 6 को ब्रेक कर देंगे, 6 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, कैंसल, कितना आ गया बेटा 6। यानी 6 में से किसी एक को सिलेक्ट करने के कितने बेस हो जाएंगे, नंबर ऑफ परमुटेशंस कितने हो जाएंगे, 6। ये बात सबके समझ में आ गई क्या? चलिए, तो परमुटेशन का मतलब होता है बेटा, एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अरेंजमेंट से, अरेंजमेंट को ही परमुटेशन कहते हैं, लेकिन वहां सिलेक्शन किया जाता है ऑब्जेक्ट्स का, तो सिलेक्शन विद ऑर्डर, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। परमुटेशन के लिए सिलेक्शन जो होता है, चयन जो होता है, वो क्रम सहित होता है, यानी वहां विद ऑर्डर सिलेक्शन होना चाहिए। ऑर्डर का मतलब अगर उनको आपस में बदल दें उनकी जगह तो रिजल्ट चेंज हो जाए। ओके, यानी ऑर्डर का इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो ईच सिलेक्शन इज कॉल्ड परमुटेशन। तो जितने भी वो सिलेक्शंस के टाइप हैं वो परमुटेशंस कहलाते हैं। जैसे यहाँ 6 परमुटेशंस हो गए, यहाँ भी 6 परमुटेशंस हैं। क्लियर, ये ध्यान रखेंगे आप। अब नोटेशन क्या है इसका,
तो लेट टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स n, यानी डिफरेंट टाइप के n ऑब्जेक्ट्स हैं, अब उसमें से r को सिलेक्ट करना है। तो टेकन r ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स एट वन टाइम, एक बार में हमको क्या करना है, n में से r को सिलेक्ट करना है। तो उसका सिंबल क्या होगा, npr, npr से शो करेंगे। फॉर्मूला फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r, ये ध्यान रखेंगे। और एक बात ये भी याद रखोगे बेटा कि ये जो n है, एक सेकेंड, चलिए, ये जो n है, आप जानते हैं नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो होंगे वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही तो होंगे। आप यही तो कहोगे 6 ऑब्जेक्ट हैं, 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, 100 ऑब्जेक्ट्स हैं, ये थोड़ी कहेंगे -6 ऑब्जेक्ट, ये भी नहीं कहेंगे 1.5 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो यहां पर याद रखेंगे, ये कॉम्बिनेशन की बात कल करेंगे कि नोट में ही लिख लेंगे ये कि n हमेशा n इज बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, और r जो होगा बेटा, अब n में से r का सिलेक्शन करना है, तो r या तो n के इक्वल होगा या n से कम होगा। तो r इज लेस देन एंड इक्वल्स टू n, ये भी ध्यान रखेंगे। अब जो सिलेक्शन करने के टाइप्स आएंगे, जो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस आएंगे, वो भी तो बेटा पॉजिटिव इंटीजर ही आएंगे। भाई सिलेक्ट करने के वेज ये थोड़ी हो सकते हैं -3 वेज द्वारा सिलेक्ट किया या 1.5 द्वारा सिलेक्ट किया। सिलेक्शन करने के जो टाइप्स होंगे वो भी हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। तो npr की जो वैल्यू आएगी वो इस तरह से पॉजिटिव इंटीजर ही आनी चाहिए, यानी npr इज बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर? तो यहां तक बहुत अच्छे से स्टडी करोगे, 7.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, फिर परम्यूटेशंस के कल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन आपको पहले परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में डिफरेंस मालूम होना चाहिए, दोनों का मीनिंग क्या है ये पता होना चाहिए। आपने नोटेशन ऑफ परम्यूटेशन तो देख ही लिया, कल पहले नोटेशन ऑफ कॉम्बिनेशन देखेंगे, फिर रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।